हेलो, वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो डेट 28 अक्टूबर 2025 का हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ अरुणाचल टाइम्स का स्टार्ट करेगा। तो अरुणाचल टाइम्स में जैसे फर्स्ट न्यूज़ एवरी सोशल मीडिया से लेके एवरी पेजेस न्यूज़पेपर में ये डाला है। तलोपोटम सर अरेस्टेड, रिमांडेड टू 14 डे जुडिशियल कस्टडी। ठीक है। सो ये जो न्यूज़ है इसका सबसे पहले उसको अरेस्ट क्या किया है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग देख लेगा बैकग्राउंड को। ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड का जो केस होता है, ये केस आपका आता है, आपका जो यूथ जो लड़का मर गया है, गोमचू येकर। ठीक है। गोमचू येकर जो कि एक मल्टीटास्किंग ऑफिसर मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ था। वो जो अपना लेकी का जो रेसिडेंट है वहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया है ऑन 23 अक्टूबर। सो वहाँ पे एक हैंड रिटन नोट्स पाया गया था जहाँ में वो लेजली मेंशन उसको जो हैरेसमेंट एंड कोर्सन जो हुआ है बिटवीन टू सीनियर ऑफिसर्स, स्पेशली नाम मेंशन किया था तलोपोटम सर का और दूसरा रूरल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिक्वांग लोवांग का। सो ये मेंशन के बाद उसका जो सेम ही डे इन द इवनिंग आपका जो ये RWD का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये जो लिक्वांग लोवांग, ही ऑल्सो डाइड बाय द सुसाइड ऑन द सेम डे, उसका जो रेसिडेंट है लोंगडिंग में। ठीक है। सो ये इसका बैकग्राउंड है, केसेस का बैकग्राउंड के बारे में। सो आई थिंक यहाँ में जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट रखा है ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट था अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर सोर्सेस। ठीक है। इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए। सो बैकग्राउंड को तो आपको पता चल गया। सो बैकग्राउंड के बाद अभी जो नया कंटेक्स है वो क्या है, तो प्रेजेंटली ये जो एक्यूज है आपका, जो आप याद रखिए, अनटिल द कोर्ट का जजमेंट हो ही इज नॉट एन मतलब क्रिमिनल। सो इसको जो एक्यूज है, तो एक्यूज करेंटली वो स्पेशल सेक्रेटरी विद द दिल्ली गवर्नमेंट में वो काम कर रहा था। ठीक है। और वो जो निर्जुली पुलिस में आपका 7:30 AM को वो सरेंडर किया है फॉर्मली, और वो 14 डेज उसका जुडिशियल जो कस्टडी है, जो कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट में उसको 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में रखा है। तो ऐसा जुडिशियल कस्टडी में उसका जितना भी जो एविडेंस है, फॉर्मल फाइंडिंग्स है, उसको छानबीन करने के लिए, साथ साथ उसका अपना पोजीशन को वो मिसयूज करके केसेस जो चल रहा है उसको मिस हैंडल या तो मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करने के लिए उसको 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो तलोपोटम है वो इससे पहले फॉर्मर ईटानगर कैपिटल रीजन का वो डिप्टी कमिश्नर रह चुका है। ठीक है। उसके बाद ये जो केस है जो कि एवरीडे सोशल मीडिया में चल रहा है, इससे एथिकल इश्यूज और डिलेमा मेजर थीम्स के थ्रू राइज होता है। तो उसमें जो बेसिक एथिकल इश्यूज और डिलेमा जो राइज होता है रियल वर्ल्ड एथिकल सिचुएशन में, तो उसको हम थोड़ा सा देखेगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट होता है आपका एब्यूज ऑफ पावर हो सकता है। ही इज स्टिल नॉट मतलब कन्विक्टेड, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसमें सबसे पहले एब्यूज ऑफ पावर हो सकता है जहां में एलिज यूज ऑफ द जूनियर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को सीनियर ऑफिसर जो अब्यूज करना। सो ये आपका एथिकल डेंजर और ज़्यादातर आपका पावर ऑफ इम्बैलेंस में हो सकता है। और ये ऐसा चीज़ जो वल्नरेबिलिटी एज वेल, वल्नरेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जो आपका अथॉरिटी पे डिपेंड करता है फॉर देयर लाइवलीहुड, उसके बारे में बताया जाता है। उसके अलावा ये जो एथिकल इश्यू में एक्सप्लॉयटेशन एंड करप्शन के बारे बताता है, वहाँ में जो सोसाइटी नोट में जो प्रेशर के बारे में वो बताया है, वो आपका करप्ट प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन वो भी विक्टिम फैमिली का बारे में बताया जाता है। इसमें अगर आप देखा जाएगा इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि आपका मतलब अपॉइंटमेंट है ना एंड अदर एक्टिविटीज़ जो हुआ है, वो सब आपका एक्सप्लोरेशन एंड करप्शन के कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो पब्लिक के लिए बनाया जाता है ना। और पब्लिक सर्वेंट कभी भी अपना जो एक्सेसिव पावर है उसको मिसयूज नहीं करना है, और वो मतलब एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी नहीं दिखाना है। और वन शुड ऑलवेज बिलीव कि वो पब्लिक सर्वेंट होने से भी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होने से भी, वन इज नेवर अबाउ द लॉ, उसको आप हमेशा याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो है वो जस्टिस एंड इम्प्यूनिटी को लेके होता है। ठीक है। सो जैसे कि आपका पब्लिक आउटक्राई बहुत चल रहा है, लीगल प्रोसीडियर चल रहा है और सोसाइटी का प्रॉपर थरो एग्जामिनेशन हो रहा है, तो ये जो एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है आपका जुडिशियल सिस्टम में, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पिलर है ना, थर्ड पिलर ऑफ जस्टिस है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो वो अभी जुडिशियल सिस्टम आपका सबसे मतलब जस्टिस और जस्ट जो डिसीजन है वो उसका ऊपर में है कि वो किस तरह से एनालाइज करके उसको मेंटेन करेगा। दूसरा विक्टिमाइजेशन एंड बिट्रेयल।
ठीक है। ये नोट में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न ऑफ मैनिपुलेशन एंड विट्रेल आपको देखने को मिलता है, जो उसका जहाँ में थ्रेट्स एंड ब्रोकन प्रोमिसेस लिखा है, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्प है ना, साथ ही साथ उसका हेल्थ का जो इश्यू जो चला है आप लोग सबको पता है। सो ये सब जो एक आदमी का ना वल्नरेबिलिटी स्टेट का बारे में बताया जाता है, ठीक है। और इसी और सच थिंग और ज़्यादातर मार्जिनलाइज सेक्शन जो इसी वजह से वो लोग को विक्टिमाइजेशन का मतलब सिचुएशन फेस करना होता है। सो ये था आपका एथिकल इश्यूज, ठीक है। सो एथिकल इश्यूज में अभी आपका जो तालोपोटम जो सर है उसको 14 डेज का जो रिमांड लिया, 14 डेज जुडिशियल रिमांड लिया, तो और यहाँ में जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी कि जिसको हम एफआईआर फर्स्ट हैंड मतलब फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जो होता है एफआईआर जिसको हम बोलता है, आपको याद रखना है इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इसका एफआईआर लॉन्च हुआ है आईपीसी के। उसके अलावा प्रिवेंशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 का थ्रू में डाला गया है। और थर्ड जो है HIV एड्स यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 2017। सो ये एक्ट का थ्रू से उसको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जो थाना में मतलब एफआईआर लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो आपको ये मालूम है एबेटिंग ऑफ द सुसाइड भी एक वन ऑफ द क्राइम है जहाँ में आपको इम्प्रिजमेंट, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट, मेन रिफॉर्म्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द यूथ लीड इनिशिएटिव। सो आवर डिप्टी चेयरमैन जो है चोंगना मीम, सॉरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है चोंगना मीम, सो ही हैज़ ड्यूरिंग द आपका जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्ड हुआ है नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। सो वहाँ में उन्होंने रीअफर्म किया है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द यूथ लेड इनिशिएटिव्स। सो ही emphasize about कि almost 64% of the nation's total population comprises of the youth population, and so he has given his reassurance that government will definitely support all the youth led initiatives and will मतलब सेटअप करेगा कि सेल्फ रिलायंस है ना एंड मेड इन इंडिया जो स्कीम होता है जहाँ में यूथ इन्वॉल्व होता है वो सबको मतलब डेवलप करने के लिए उन्होंने रीअसर्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा सो यूथ से रिलेटेड ही हैज़ डिस्कस अबाउट द की इश्यूज सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड अबाउट रीजनल यूनिटी। ओके, सो अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेगा, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जो जितना भी आपका 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ का स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अम्ब्रेला है, मेन बॉडी है। और यहाँ में वो जो क्या करता है जितना भी कैंपेनिंग होता है राइट्स, कल्चर एंड डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ द इंडिजीनियस पीपल्स ऑफ दोस रीजन के बारे में वो बताता है, ठीक है। और दूसरे इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपका डेमोग्रेटिव कंसर्न है ना, डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है आपका होल नॉर्थ ईस्ट में उसके बारे में कंसर्न इश्यू को वो एड्रेस करता है, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन है ना, उसके अलावा कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो इसमें मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन मेंबर्स है, सो मेजर स्टूडेंट बॉडीज इसका मेंबर है जैसे कि ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सच एज ऑल असम यूनियन है ना, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उसके बाद नागा स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद आवर ये अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल टू होस्ट अंडर 19 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो अरुणाचल प्रदेश जो आपका 46 यूनेक्स सनराइज अंडर 19 जो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसको वो होस्ट करेगा ईटानगर में फ्रॉम 18 टू 24 नवंबर। सो यहाँ में करीब ऑलमोस्ट 32 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज दे आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट है ना। और ये पहली बार अरुणाचल प्रदेश में आपका जो स्टेट अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के अंदर में इसको मतलब यहाँ में कर रहा है, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर 19 जूनियर बैडमिंटनशिप अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में कर रहा है एंड दिस वाज इन्फॉर्म्ड बाय अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशंस, ठीक है। और ये जो आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एट चिंपू इसके साथ आपका जो कंसल्टेटिव मीटिंग रखा जा रहा है।
ठीक है। तो बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम फॉर्म में क्या क्या आ सकता है, किस किस को आपको कौन कौन सा पर्सनैलिटी इंडिया का है उसको याद करना है। तो इसलिए यहाँ पे एक पीपीटी बनाया है, यहाँ पे प्रोमिनेंट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स बोल के। सबसे पहले है जैसे कि प्रकाश पादुकोण, ठीक है। ही वॉज द पर्सन हु लेड डाउन as a marker internationally by winning men's single goal at 1978, ठीक है। 1978 का कॉमनवेल्थ जो गेम था वहाँ में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीत के वो बैडमिंटन को इंडिया में स्टैब्लिश किया है। उसके बाद 1980 को वो ऑल इंग्लैंड ओपन क्राउन को उन्होंने जीता है, जिसको वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन बैडमिंटन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका पीछे जो आता है वो है आपका पुलिला गोपीचंद ये सबसे फर्स्ट नेशनल टाइटल 1996 में वो विन किया है। उसके बाद वो बहुत सा इंपॉर्टेंट कैरियर्स में जैसे 2001 में वो जो सेकेंड इंडियन बना है जो कि ऑल इंडिया क्राउन आफ्टर प्रकाश पादुकोण वो विन किया है। तो ये याद रखो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऑल इंग्लैंड क्राउन, क्योंकि वो बैडमिंटन का सबसे प्रेस्टिजियस गेम माना जाता है, तो उसमें कौन कौन विन किया है, तो वो प्रकाश पादुकोण, गोपीचंद, ठीक है, होगा। उसके बाद सानिया नेहवाल, ये नाम तो आप लोग सब फेमिलियर है, ठीक है। तो उसका अचीवमेंट में वो ब्रॉन्ज आपका लंदन का 2012 ओलंपिक्स जो था उसमें फर्स्ट ओलंपिक मेडल बैडमिंटन में उन्होंने हासिल किया है। उसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो सुपर टाइटल 2009 और 10 में है उसको भी वो विन किया है, और वो गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स में भी विन किया है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आता है आपका पीवी सिंधु भी अभी फिलहाल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम चल रहा है बैडमिंटन में। सो वो जो सबसे पहले 2012 में अपना जूनियर एशियन चैंपियनशिप को वो ब्रॉन्ज में हेल्ड किया, मतलब जीता है। उसके बाद 2014 में भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज हासिल किया है ना। उसके बाद 2016 में ओलंपिक्स के लिए वो क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर मेडल वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो मिला है। उसके बाद 2019 में फर्स्ट इंडियन यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल को 2019 में वो विन किया है, ठीक है। उसके बाद आपका वुमेन्स में सिंगल टोक्यो का जो ओलंपिक्स था उसमें वो ब्रॉन्ज करके 2020 को विन किया है। उसके बाद दूसरा है कादम्बरी श्रीकांत, ठीक है। कभी कभी ना एग्जाम में आपको वो नाम दे देता है, पर्सनैलिटी का नाम दे के आपको पूछता है कि वो कौन सा गेम को प्ले करता है। ओके, ये सब आपका एपीएसएसबी एंड एपीपीएससी में भी आता है, तो आपको याद करना है। कादम्बरी श्रीकांत ये भी आपका बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। और उसका जो फर्स्ट नेशनल टाइटल 2013 में वो विन किया है ना। उसके बाद वो फर्स्ट मेल इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो वर्ल्ड फेडरेशन है सुपर सीरीज उसको वो 2014 में चाइना ओपन में वो जीता है, ठीक है। उसके अलावा 2021 में वो फर्स्ट है इंडियन जो सिल्वर मेडल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो उन्होंने जीता है। उसके बाद रिसेंटली अभी जो चल रहा है चिराग सेठी और सित्विक रिदिखा, तो वो दोनों जो अपना जो मेडन डियो है ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो चैंपियन 2018 में हैदराबाद में हुआ है वहाँ में उन्होंने अब सबसे पहले सक्सेस मिल सबमिट किया है। उसके बाद रीसेंट बोलने से जैसे कि गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में 2020 जो ब्रिंघम में हुआ था 22 में उसमें वो दिया है, ठीक है। और अभी भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके खेल रहा है इन डुअल फॉर्म, होगा। सो उसके अलावा और अचीवमेंट देखेगा तो गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023 में भी वो जीता गया है वो लोग, ठीक है। उसके बाद वो लोग 2023 में भी गोल्ड जीता है बैडमिंटन में इन एशियन टीम चैंपियनशिप इन बैंकॉक, जो कि आफ्टर इंडिया जो सबसे पहले ये मैच को आफ्टर 58 ईयर्स के बाद वो खेला था, तो वहाँ में वो लोग जो गोल्ड मेडल जीत के इंडिया का नाम रोशन किया है। सो चिराग और सिद्धवी को उसका कंट्रीब्यूशन के लिए रिसेंटली है 2024 में वो लोग को दयानचंद अवार्ड भी दिया गया है, उसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। दोनों को दयानचंद अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट जो है सेकेंड वक्रो बटरफ्लाई मीट। सो आपका जो सेकेंड वक्रो बटरफ्लाई मीट जो सेलिब्रेट करेगा, अगर बोला जाए तो ये 8 नॉर्थ ईस्ट बटरफ्लाई मीट है जिसको सेकेंड टाइम वक्रो में रख रहा है, ठीक है। वाक्रो में रख रहा है, और ये वाक्रो का जगह में कमलिंग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लोहित डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे इसको रख रहा है,
ओके, सो यहाँ में 85 पार्टिसिपेंट्स होगा आपका मीटिंग में, और इसमें 35 बटरफ्लाइज इंथुसियास्टिक, यानी कि जो बटरफ्लाइज का स्टडी करता है वो लोग सब अक्रॉस द इंडिया से वो लोग यहाँ आएगा। और ये आपका उसके बाद यहाँ पे यही प्रोग्राम में आपका जो 9th नॉर्थ ईस्ट बटरफ्लाई मीट जो होगा उसको वो लोग आपका उल्तांगपनी रेन फॉरेस्ट इन बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल वहाँ पे रखने का उन्होंने मतलब प्रस्ताव रखा है, और वहाँ रखेगा। ठीक है, सो सेकेंड वाक्रो बटरफ्लाई मीट में एक सक्सेसफुली कंजर्वेशन अवेयरनेस ये बताया गया है कि अरुणाचल का बहुत ग्रोइंग नंबर्स ऑफ डिफरेंट बटरफ्लाइज पाया जा रहा है, एंडेमिक बटरफ्लाइज, एंड पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रहा है। सो अगर ऐसा रहेगा तो अरुणाचल को आगे जाके हम बटरफ्लाई कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका रोल ऑफ द बटरफ्लाई नेचर के लिए क्या है? नेचर में बटरफ्लाई दे आर वन ऑफ द पोलिनेटर्स जो मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स को करने में मदद करता है। उसके अलावा वो एक फूड सोर्स भी है। ठीक है, वो फूड सोर्स भी है, जैसे कि उसका लार्वल स्टेज कैटरपिलर जो फूड चेन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा, वो एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी है बटरफ्लाई। ठीक है, रिमेंबर बटरफ्लाई एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स है। वो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर जगह में अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज सिंपल कि वो जगह एक हिमालयन हॉटस्पॉट सेंसिटिव जोन है। ठीक है, और जो कि अरुणाचल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर में आता है। ओके, उसके बाद दूसरा, वो एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है। वो क्योंकि दूसरा जो बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स जैसे एफाइट्स वो लोग के ऊपर फीड करता है ना, सो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कोको कल्टीवेशन हेल्थ। सो ओवर 100 फार्मर्स, ठीक है, 100 फार्मर्स ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो पार्टिसिपेट किया है आपका साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ कोको, जिसको कसरगोड केरला बेस्ड सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद नामसाई किसान केंद्र जो है इंस्टीट्यूट है उसके साथ। ठीक है, सो ये प्रोग्राम में बहुत सा प्रिंसिपल साइंटिस्ट आपको देखने मिलेगा, जैसे कि डॉक्टर एस एलियन अस्परा, एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट जैसे कि एस छेत्रा एम, एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर हिमा जॉन। ठीक है, सो इस तरह से ऑफिसर्स लोग मिलके इसका एक प्लांटेशन ड्राइव प्रोग्राम रखा है नामसाई में। अगर हम सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च के बारे में देखेगा तो ये एक ऐसा ये सबको पढ़ना है। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ सकता है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आपका केरला में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। और ये इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ये भी एग्जाम में पूछता है, वो लोग पूछता है कि ये कब इस्ताब्लिश हुआ है। तो ये जो इस्ताब्लिश हुआ है आपका 1970 में। ठीक है, और यहाँ में इसका रोल क्या है? आपका सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का रोल वो जेनेटिक रिसोर्स बनने के में काम आता है। इसमें ना सिर्फ कॉफ़ी का बल्कि आपका जो कोकोनट का जो जेम प्लाज्म है उसका प्रिजर्वेशन भी होता है। टेक्निकल डेवलपमेंट यहाँ होता है, एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम किया जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र का नेशनल कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो अदर रीजनल नेटवर्क्स है उसके बारे में बताया है। ठीक है, सो अगर नॉर्थ ईस्ट में बोलने से नॉर्थ ईस्ट में इसका रीजनल ये जो सेंटर जो काहीकुची असम में है, इसको सिर्फ याद रखो। नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटर है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का असम में है। ठीक है, सो कोको कोको जो आपका प्रोसेस सीड्स यानी कि काकाओ ट्री से आता है। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट होता है, ये कोको बीन्स ये सब देता है। और ये ट्रेडिशनली इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, बटर, चॉकलेट ये सब में हम लोग यूज़ करता है। ठीक है, तो ये कोको का बारे में थोड़ा सा है, आप लोग इसको देख सकता है। ये जैसे कि उसका साइंटिफिक नाम थियोब्रोमिका कोकाई है, यानी कि फूड ऑफ द गॉड्स माना जाता है ना। उसके बाद ये ज़्यादातर नेटिव टू इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ अमेरिकास है। ठीक है, और उसके ग्रोइंग कंडीशन के लिए उसको टेम्परेचर अराउंड मतलब इक्वेटर का 20 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर में रहता है, और टेम्परेचर जो 21 से 32 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, उसके बाद ये है, और यहाँ में कोको का सबसे ज़्यादा आपका गाना वो सब एरिया में पाया जाता है होगा। और इंडिया में अगर कोको प्रोडक्शन हम देखें तो मेजरली ये आपका केरला रीजन ये सब में मिलता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। और रिसेंटली आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में भी इसका एफर्ट डाला जा रहा है इसमें ग्रो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है NSCN's लेटेस्ट असर्शन, ये जो आपका रीडर्स कॉलम का है।
ठीक है, ये रीडर्स कॉलम का है और रीडर्स कॉलम में ये जो न्यूज़ है ये पूरा हफ्ता का था, जहाँ में एनएससीएन का जो स्टैंड है नेशनल नागा नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। सो एनएससीएन अपना स्टैंड रखा है कि जो नागा का नेशनल फ्लैग है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर नो सर्कमटेंसेस उसमें कोई भी नेगोशिएबल चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, दे हैव सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दे हैव मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा क्लियर एग्रीमेंट मतलब क्लियर बनाया कि ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर फैक्शंस, जो कि आपका जो नागा नेशनलिज्म का अंदर में जो नहीं आता है उसको वो लोग अनएक्सेप्ट किया है। ठीक है, सो एनएससीएन के बारे में, सी एनएससीएन जो आपका जो है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसको 1980 में फॉर्म किया गया था, है ना। और ये आपका नागा मिलिटेंट क्रिश्चियन मोइस सेपरेस ग्रुप है। ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया स्पेशली नागालैंड का एरिया में एंड सम माइनर एक्टिविटीज़ इन नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में देखने को मिलता है। सो ये लोग का एम क्या है, नागालिज्म, यानी कि अपना नागालैंड सोवरिन नागालैंड स्टेट बनाना। ठीक है, होगा। और अभी बेसिकली नागालैंड का दो मेजर फ्रैक्शंस देखने को मिलेगा, एनएससीएन के जो आपका एसएस कपलांग जो यूज़ कर रहा है लीड कर रहा है, और एनएससीएन आईएम जो आपका इजाक चीसी सू एंड मोवा ये दोनों लीड कर रहा है। ठीक है, सो ये जो एनएससीएन का इशू है आपको लग सकता है कि एग्ज़ाम में तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में सीधा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेंस में इसको ना इंटरनल नॉन एक्टर्स याद रखो, जो जो मेंस के लिए पढ़ता है वो याद रखना है, इंटरनल नॉन एक्टर का कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछता है। वो लोग आजकल मैक्सिमम जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो ऐसे टर्म को डायरेक्ट एनएससीएम टर्म ऐसा कभी यूज़ नहीं करता है। तो अगर जो जो मेंस दिया है और या तो देने के लिए रेडी कर रहा है खुद के लिए आगे का एग्जाम के लिए, ये याद रखो, ऐसा जो टर्मोलॉजीज है, जो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ का टर्मोलॉजीज को एग्जाम में कभी नहीं पूछते हो। एग्जाम में पूछने से वो लोग कैसे पूछेगा आपको, इंटरनल नॉन एक्टर्स याद रखो, नॉन एक्टर्स या तो इंटरनल फैक्टर्स ना, इंटरनल वो भी क्या बोलेगा डिसोल्यूशन फैक्टर्स, या तो इंटरनल इंटरनल डिस्टरबेंस, ऐसा कुछ का आपको पूछ सकता है, बॉर्डर डिस्टरबेंस, या हाँ बॉर्डर डिस्टरबेंस ये भी एक टॉपिक होता है, बॉर्डर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्टरबेंस, इंटरनल फैक्टर्स, नॉन एक्टर्स ऐसा टर्म यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनएससीएन। सो एनएससीएन का प्रोसीजर का बारे में यहाँ में बताया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 1980s में, जैसे आपको हम पहले बताया है, ये म्यांमार में इसका दो फ्रैक्शन हो गया, और इसको 1975 में जो शिलोंग एकॉर्ड हुआ था जिसका थ्रू से नागालैंड लोग फॉर्म हुआ था, सो वो एकॉर्ड का मतलब डिसप्लेजर का वजह से वो लोग सेटिस्फाई नहीं था, तब ये फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, होगा, ये उसी का हिस्ट्री है, तो इसको थोड़ा गो थ्रू करिए। ठीक है, सो अभी जैसे कि उसका जो प्रेजेंट प्रेजेंट जो स्टेटस है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टेटस में सबसे पहले 2025 का एज ऑफ सितंबर गवर्नमेंट जो एक्सटेंड इस बैन और कपलंग फ्रैक्शंस ऑफ एनएससीएन, एनएससीएन का फ्रैक्शन है उसको अनदर 5 years का अंदर में अनलॉफुल एक्टिविटी का अंदर में ये एनएससीएन ग्रुप को बैन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर रिसेंटली एनएससीएन आईएम जो ग्रुप है, ठीक है, वहाँ में ये जो एक पीस प्रोसेसिंग के लिए दे हैव रिटर्न टू हिज विलेज, कि वो लोग गवर्नमेंट के साथ एक पीस प्रोसेशन कर सकता है, ताकि वो मणिपुर का जो राइजिंग जो सिचुएशन है, यूथ का सिचुएशन को हैंडल करके एक अच्छा मतलब पार्टवे, एक पॉजिटिव पार्टवे में जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो दूसरा आज ऑफ अक्टूबर फिर 2025 में वो लोग जो अपना नागा प्लेग और कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सब कुछ में नेगोशिएट हो सकता है, लेकिन ये दोनों को नेगोशिएट नहीं करेगा बोल के अभी तक वो लोग का प्रेजेंट स्टेटस वो ये है। ठीक है, सो थॉट ऑफ द डे ये है, आवर ग्रेटेस्ट जॉय इज नॉट इन एवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। कॉन्फ्यूसियस, यानी कि फेलियर, कंटिन्यूस फेलियर के बाद भी कीप ऑन ट्राइंग, और वही लास्ट का जो फेलियर होता है आफ्टर रिपीटेड सक्सेस, इट मीन्स वो सबसे ग्रेटेस्ट सक्सेस माना जा सकता है हम लोग। ठीक है, सो आज का न्यूज़ के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कुछ भी कंफ्यूज है, काइंडली गिवन इन द नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।